साथियों नमस्कार। मुझे यकीन है कि आप मेरे इतने लो सब्सक्राइबर बेस के बारे में सहमत होंगे, लेकिन फिर भी मेरे सभी वीडियोस बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ मोस्ट यूनिक कंटेंट से भरे होते हैं। तो एक सवाल यह रेज होता है कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ और किसके लिए। मैंने कभी भी अन्य यूट्यूब ब्लॉगर्स की तरह सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कोई रिक्वेस्ट या प्लीड नहीं की है। भले ही उनके पास लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन फिर भी वे अपने किसी भी वीडियो की शुरुआत में ही दर्शकों से सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट या प्लीड करते हैं। इसका सीधा सा कारण यह है कि ऐसे ब्लॉगर्स केवल इन चैनलों के माध्यम से अपनी एक्टिव और पैसिव इनकम पर निर्भर है। लेकिन मेरे अपने चैनल को शुरू करने का पर्पस ट्रैवल और इकोनॉमिक्स जैसी विविध सब्जेक्ट्स पर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करना है। एंड आई वुड कंटिन्यू टू गिव द बेस्ट, चाहे सब्सक्राइबर बेस बढ़े या नहीं, बिकॉज आई एम डीपली loving and passionate this profile of making or editing videos solely myself without any outside help or support। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने ओली के पहले दिन के स्टे का आनंद लिया, जो एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर टेंट अकोमोडेशन में था, जहां से 360 डिग्री का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक था। कर्णप्रयाग से ओली तक पहुंचने के लिए लगभग 100 किलोमीटर के रास्ते में सेल्फ ड्राइव करना और रास्ते में रुककर नंदप्रयाग संगम तक पहुंचना और फिर लगभग 9 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर ओली पहुंचना थोड़ी थकान देने वाली यात्रा थी। इसलिए दोपहर को मैं अपने टेंट एकोमोडेशन में ही थोड़ा आराम किया और थोड़ी देर टेंट के बाहर खिलखिलाती धूप में बैठकर खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया। शाम के समय ओली के सबसे हाई लोकेशन GMVN स्की रिसोर्ट की तरफ निकल पड़ा। 8 से 10 किलोमीटर का रास्ता इतना खूबसूरत था, ऐसे लग रहा था मानो जन्नत में किसी रोड पर गाड़ी चला रहे हों। जैसे ही मैं GMVN स्की रिसोर्ट पर पहुंचा, यह कल्पना से परे था और प्राकृतिक सुंदरता को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। GMVN स्की रिसोर्ट जोशीमठ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली केबिन केबल कार या रोपवे का अराइवल पॉइंट है। इस केबल कार स्टेशन से एक और ओपन केबल कार ऑपरेट होती है, जो ओली के स्कीइंग एरिया और ओली लेक की तरफ आगे बढ़ती है। GMVN रिसोर्ट के एडजेसेंट एक बहुत ही खूबसूरत कॉटेज प्रॉपर्टी थी। फिर मैंने बाकी 2 दिन इस कॉटेज प्रॉपर्टी में रहने का फैसला किया। चूंकि आज रात का मेरा स्टे टेंट एकोमोडेशन में कंफर्म था, इसलिए अगले 2 दिनों के स्टे के लिए मैंने कॉटेज रिसोर्ट की डील फाइनल की और एक बहुत ही खूबसूरत कॉटेज बुक कर दिया। चूंकि यह बहुत बिजी सीजन नहीं था, इसलिए मुझे यह कॉटेज बहुत ही इकोनॉमिकल रेट पर मिल गया। यह महज एक संयोग था कि मुझे ओली में रहने के लिए इतना शानदार एकोमोडेशन मिला। कई पुरानी हिंदी फिल्में और यूट्यूब वीडियो में देखकर कई वर्षों से ओली के इस स्थान पर पहुंचना और कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहना, इस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना मेरा एक बहुत ही अनमोल सपना था। इस बेहद ही खूबसूरत शाम की यादगार लिए मैं वापस अपने टेंट एकोमोडेशन में आ गया और उन्हीं की किचन में अपनी पसंदीदा आलू दो प्याजा की सब्जी बनाई। इस 7 रिंग्स कैंप्स एंड रिसोर्ट्स की हॉस्पिटैलिटी बहुत ही सुखद और आरामदायक थी। रात में मौसम बहुत सुहावना था। टेंट से घाटी का नज़ारा अद्भुत था। मैंने अगले दिन इस टेंट एकोमोडेशन से चेकआउट करने और जोशीमठ में नरसिंह मंदिर के दर्शन करने और फिर आगे तपोवन नामक स्थान पर जाने की योजना बनाई, जहाँ पर एक गर्म पानी का जमीन से निकलने वाला स्रोत है। मुझे पता चला कि इस गर्म पानी के आसपास पीली रेत, येलो सैंड चमत्कारिक औषधि गुणों से भरपूर है और यह सैंड स्किन संबंधी समस्याओं के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। वहाँ कुछ रिसर्च साइंटिस्ट भी थे जो उस येलो सैंड के सैंपल्स कलेक्ट कर रहे थे। दोस्तों, इंसान समझता है कि वह बहुत पावरफुल है, उसका ब्रेन और माइंड दुनिया में कुछ भी खेल कर सकता है। टेक्नोलॉजी की मदद से वह भविष्य को देख सकता है, ग्रहों की स्थिति और चाल को बदल सकता है, और कुछ लोग तो कहते हैं वे अपना भाग्य और डेस्टिनी को भी बदल सकते हैं। इंसान समझता है कि दुनिया में हर चीज, हर घटना उसके अपने हिसाब से होती है, लेकिन ऐसे विवेकहीन लोग भूल जाते हैं कि इंसान की हकीकत रेत के सबसे छोटे कण से भी कम है। इंसान का काम सिर्फ कोशिश करना, मेहनत करना है, जिद रखना, किसी चीज को पाने की लालसा और उसको पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना। लेकिन कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि अचानक या अनायास वह घटना घट जाती है जिसे हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। लेकिन जब वह घटना होती है तो ऐसा लगता है कि उस पल को मानो वो इंसान दुनिया का सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति है, और शायद अगले दिन
मतलब आज जब मैं जोशीमठ में नरसिंह मंदिर के दर्शन करने जा रहा था, शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटित होने वाला था। साथियों, जब मैंने अपनी फर्स्ट सोलो सेल्फ ड्राइविंग यात्रा शुरू की, तो मैं अपने साथ एक असंभव सी कल्पना लिए चला जा रहा था। मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी फर्स्ट सोलो सेल्फ ड्राइविंग जर्नी के दौरान चार धाम तक भी बहुत आराम से सुरक्षित रूप से पहुंच सकता हूं। लेकिन इस यात्रा का हर एक दिन मेरे लिए असंभव कल्पनाओं को और ख्वाबों को सच में तब्दील कर रहा था। कुछ मोड़ पर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही अमेजिंग और सरप्राइजिंग हो रहा था, जिसे देखकर अपनी किस्मत और भाग्य पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। आज यानी 10 मई की सुबह टेंट एकोमोडेशन से बेहद ही खूबसूरत सनराइज का दृश्य, ठंडी ठंडी बहती हवा, आराम से एक कुर्सी पर बैठकर गरम गरम चाय की चुस्कियां लेते हुए और बाद में नाश्ते में गर्मा गर्म बहुत ही स्वादिष्ट आलू के पराठे, दही और अचार। यहाँ से चेकआउट करके मैं निकल पड़ा जोशीमठ की तरफ। ज्यादातर गहरे मोड़ वाले आर्मी कंटोनमेंट एरिया, ऊपर और नीचे गहरी ढलान, जहाँ सेल्फ ड्राइविंग करने का अनुभव अल्टीमेट था। साथियों, शायद हम सभी को याद है कि 2023 की शुरुआत में जोशीमठ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट ने वहां के निवासियों को शिफ्ट करने के लिए चेतावनी दी थी, क्योंकि वहां सड़कों और घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। शायद इस छोटे से बेहद खूबसूरत टाउन को प्राकृतिक रूप से पूरी तरह नेस्ताब नाबूद करने के लिए एक बड़ी चेतावनी का संकेत था। और यह समाचार उस समय देश के अंदर चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बन गया था, जिसको हम सभी लोगों ने काफी चिंता और घबराहट से अपने अपने घरों में बैठकर टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल पर देखा था। क्योंकि जोशीमठ एक वो जगह है जहां से चार धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के लिए रास्ता निकलता है। उस समय 2023 में जोशीमठ के बारे में रेगुलर न्यूज थी, जैसे जोशीमठ में लगातार भूमि धंसने से कम 500 से 600 घरों में क्रैक या दरारें आ गई है। जोशीमठ में लैंडस्लाइड्स के कारण सड़कों पर दरारें आ गई है। बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क के एक हिस्से में दरार दिखाई दी है। सड़कों पर आई नई नई दरारों ने स्थानीय लोगों में चिंता पैदा कर दी है। गूगल मैप पर मैं नरसिंह मंदिर का लोकेशन सेट करने के बाद औली में आर्मी कंटोनमेंट एरिया से आगे बढ़ता हुआ जोशीमठ के बाजार से निकल रहा था, पर यहाँ सब कुछ सामान्य सा ही दिखाई दे रहा था। किसी भी तरह के लोगों का पलायन का प्रभाव नहीं दिख रहा था। मुझे यह सोचकर भी आश्चर्य हुआ कि क्या सड़कों और घरों में बड़ी बड़ी दरारें होने की वह खबर सच नहीं थी, या जोशीमठ के स्थानीय लोगों ने उस चेतावनी संकेत को गंभीरता से नहीं लिया, या यह बहुत ही मामूली खतरा था और केवल एक या दो छोटी घटनाएं थी जो मेन जोशीमठ शहर के अंदर नहीं थी। मैं कुछ स्थानीय लोगों से उस खबर की हकीकत को जांचने के लिए काफी उत्सुक और गंभीर था। साथियों, जोशीमठ के भगवान नरसिंह जी टेम्पल तक पहुंचने की रोड काफी नैरो है। मंदिर का शिखर और ध्वज मुझे थोड़ी दूर से ही दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए एक प्रॉपर और सेफ जगह की तलाश कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा, तो मुझे सड़क के दोनों ओर वाहनों की एक बड़ी कतार, बड़ी संख्या में मंदिर के आसपास स्थानीय लोगों की भीड़, बड़ी संख्या में सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस बंदोबस्त और कई समाचार चैनल और यूट्यूबर्स को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए मैं लोगों की इतनी बड़ी क्राउड को समझने के लिए बहुत उत्सुक हो गया। मुझे मंदिर से थोड़ा आगे ही अपनी कार को पार्क करने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई, और जैसे ही मैं मंदिर के मेन कंपाउंड के अंदर पहुंचा, मंत्रों के उच्चारण की तेज आवाज, मंदिर की बहुत ही खूबसूरत सजावट देखकर, मंदिर के अंदर के प्रांगण का पूरा दृश्य देखकर आत्म विभोर हो गया। एक टीवी न्यूज चैनल के रिपोर्टर से बात करके यह मालूम हुआ कि 12 मई को जो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, उसके लिए आज यानी 10 मई को यहाँ से भगवान नारायण की डोली बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी और 12 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगी, जिस दिन सभी श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। और यह सब भव्य पूजा अर्चना, मंत्र उच्चारण, सुरक्षा, सजावट और बड़े बड़े ऋषि मुनियों की उपस्थिति उसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मंदिर के प्रांगण में इतने शुभ अवसर पर पहुंच सकता हूं। क्या यह मात्र एक इत्तेफाक या संयोग था, या यह प्रभु नारायण का एक आशीर्वाद कि मैं आज यहाँ इतने पवित्र दिन इत्तेफाक से या संयोग से पहुंच गया हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ इतना कि अगर आप सच्चे मन से किसी भी चीज को मांगते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने को लग जाती है। मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता कि उस समय मेरे मन में, दिल में, आत्मा में और दिमाग में क्या चल रहा था। सिर्फ इतना ही कि आज शायद मैं दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली
इंसान हूँ। भैया नमस्कार। नमस्ते बड़े भैया जी। आज जो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है वो बद्री विशाल जी के यहाँ पे कपाट खुलने हैं 12 तारीख को। आज जो यहाँ पे है नरसिंह मंदिर, यहाँ से शंकराचार्य की गद्दी हम लोग लेके जाते हैं और साथ साथ में राहुल जी भी जाते हैं जो वहाँ के बद्री विशाल के मुख्य पुजारी जी हैं। वो आज यहाँ से पांडुकेश्वर जाएंगे और पांडुकेश्वर से 11 तारीख को बद्री विशाल जाएंगे और 12 तारीख को यहाँ पे बद्री विशाल जी के पट खुलने हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये तो हमारे अहोभाग्य है कि आज के दिन हम यहाँ पहुँचे हैं और 12 तारीख को हम बद्रीनाथ पहुँचेंगे। और आज का दिन मेरे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण दिन है कि मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ जहाँ से ये यात्रा जो है रवाना हो रही है भगवान बद्रीनाथ के लिए। तो उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भगवान का कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। जोशीमठ के नरसिंह जी मंदिर में होने वाला उत्सव श्रद्धा, परंपरा और लोक संस्कृति से ओतप्रोत उत्तराखंड की प्राचीन और अत्यंत पवित्र परंपराओं में से एक है। यह उत्सव भक्तों की गहरी आस्था, लोक संस्कृति और देव परंपरा का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वैदिक मंत्रोच्चार, घंटियों की मधुर ध्वनि और शंखनाद से पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने बंद होने के अवसर पर यहाँ भव्य आयोजन होता है। मंदिर को फूल मालाओं से सजाया जाता है। उत्सव के दौरान भगवान नरसिंह की विशेष पूजा अर्चना, अभिषेक और आरती की जाती है। पर्व के समय मंदिर परिसर भक्तों की आस्था से जीवंत हो उठता है। पारंपरिक वेशभूषा में सजे स्थानीय लोग ढोल धमाओं की थाप पर भक्ति गीत गाते हुए मंदिर तक शोभा यात्रा निकालते हैं। नरसिंह जी मंदिर के ये उत्सव न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि जोशीमठ की सांस्कृतिक पहचान को भी उजागर करते हैं। हिमालय की गोद में स्थित यह मंदिर पर्व के समय भक्ति, उल्लास और शांति का अनुपम संगम प्रस्तुत करता है। पहाड़ों की ठंडी हवा, मंदिर की घंटियों की ध्वनि और डोली की दिव्य उपस्थिति वातावरण को अलौकिक बना देती है। जोशीमठ का नरसिंह जी उत्सव भक्तों के मन में भक्ति, विश्वास और परंपरा की अमिट छाप छोड़ जाता है। डोली को रंग बिरंगे फूलों, वस्त्रों और पारंपरिक सजावट से अलंकृत किया जाता है। भक्त एक दूसरे को प्रसाद बांटते हैं और हर चेहरे पर श्रद्धा व आनंद छलकता है। ये बहुत सही है। भगवान शंकराचार्य जी की की गद्दी का मठ है। जब 6 महीने कपाट बंद होते हैं ना और बद्रीनाथ बाबा के, तो वहाँ की गद्दी यहाँ पे स्थापित की जाती है और यहीं पूजा की जाती है। फिर यहाँ से जब कपाट खुलते हैं तो वो गद्दी यहाँ से ही बद्रीनाथ भगवान के मंदिर में जाती है। तो जैसे आज गई है यहाँ से, अब 12 तारीख को वहाँ पहुँचेगी और फिर वहाँ पे पूजा अर्चना की जाएगी और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खुले रहेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सभी 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के मुख्य मंदिर भारी बर्फबारी और एक्सट्रीम वेदर की स्थिति के कारण लगभग 6 महीने तक बंद रहते हैं, जो इस क्षेत्र को तीर्थ यात्रियों के लिए दुर्गम बनाते हैं। मां यमुनोत्री का शीतकालीन निवास खरसाली गांव, जिसे खुशी मठ भी कहते हैं, वहां पर स्थित शनिदेव मंदिर है। यह भारत का सबसे प्राचीन शनिदेव मंदिर माना जाता है। मां गंगोत्री का शीतकालीन निवास हर्षिल घाटी के मुखबा गांव में स्थित मुखी मठ मंदिर है, जहां हमने अपने 9th एपिसोड में यात्रा की है और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। भगवान केदारनाथ के मुख्य मंदिर से मुखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थानांतरित किया जाता है, जहां ओंकारेश्वर मंदिर भगवान केदारनाथ का शीतकालीन निवास बन जाता है। बद्रीनाथ के बद्री भगवान बद्रीनाथ मंदिर से जोशीमठ के नरसिंह मंदिर मीन्स एट दिस टेम्पल में स्थानांतरित हो जाते हैं, जो भगवान का शीतकालीन निवास बन जाता है। माँ यमुनोत्री, माँ गंगा,
भगवान केदारनाथ और भगवान बद्रीनाथ को उनके संबंधित शीतकालीन घरों में पारंपरिक रूप से स्थानांतरित करने से पूजा और अनुष्ठान पूरे सर्दियों में भक्तों के लिए अधिक सुलभ स्थान पर जारी रखने की अनुमति मिलती है। सभी 4 धामों के देवी देवताओं को इन सभी शीतकालीन घरों में दैनिक प्रार्थना और अनुष्ठान किए जाते हैं, जहां तीर्थयात्री ऑफ सीजन के दौरान प्रार्थना करते हैं। जब मंदिर गर्मियों के मौसम के लिए फिर से खुलते हैं तो इन सभी देवी देवताओं को मुख्य संबंधित 4 धाम मंदिरों में वापस ले जाया जाता है। गर्मियों में प्रस्थान और आगमन दोनों स्थानों पर एक विशाल भव्य जुलूस निकाला जाता है। ऐसे शुभ दिन पर अवसर प्राप्त करने के लिए इतनी भव्य शोभा यात्रा मेरी कल्पना और जीवन भर के अनुभव से परी थी, क्योंकि आज मैं उस जगह पर था जहां से भगवान बद्रीनाथ की डोली प्रस्थान करके बद्रीनाथ धाम जाने वाली थी।